नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं निबंध कविता क्या है, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके पूर्व की कक्षा में हमने बात की थी इस कविता क्या है निबंध के खंड 1 सभ्यता के आवरण और कविता, और खंड 2 कविता और सृष्टि प्रसार। इन दो खंडों के बारे में हम ऑडियो फॉर्म में इसे पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे लाइन बाय लाइन इस निबंध को पढ़ना चाह रहे हैं वे पढ़ सकें। इसके अलावा हमने बात की है कविता क्या है निबंध के परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसमें आपको प्रकाशन वर्ष, उसके निबंधकार का नाम, निबंधकार की जन्मतिथि और वे सभी बिंदु जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारे बिंदुओं को डिस्कस किया हुआ है। और ये न सिर्फ आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अपितु अन्य हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो बच्चे कविता क्या है निबंध पढ़ना चाहते हैं, जो लाइन बाय लाइन भी पढ़ना चाहते हैं और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वे इन दो वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें। उसके बाद आज की हमारी ये तीसरी वीडियो पर आएँ। आज के हमारे क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कविता क्या है निबंध का तीसरा खंड मार्मिक तथ्य। और इसके बाद हम देखते हैं कि जितना भी हो पाएगा उतना हम पढ़ेंगे। ये लगभग 40 से 45 पेज की कविता क्या है निबंध है, और इसको पढ़ने में आपको लगभग 3 से 4 वीडियो लगेंगे। अगर हम प्रतिदिन 10 पेज भी पढ़ते हैं तो भी ये 4 से 5 दिन कंज्यूम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा निबंध। और कविता क्या है निबंध का तीसरा खंड मार्मिक तथ्य। मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। देखिए, मार्मिक तथ्य, मार्मिक कहने से ही मर्म अर्थात ज्ञान, कैसा ज्ञान, भीतरी ज्ञान, भीतरी भाव। तो इस कारण से इसकी पहली ही लाइन यही है कि मनुष्येतर प्रकृति के बीच, यानी कि मनुष्य से अलग जो प्रकृति है, तो मनुष्य और प्रकृति दोनों के बीच जो रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। मतलब कुछ भाव और तथ्य ऐसे भी हैं जो भीतरी हैं, है ना। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, तोष क्षोभ, कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वह तो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष होती है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो सुख दुख, हर्ष उल्लास जैसे भावों की व्यंजना है, आकृति, चेष्टा और शब्द इन सब से होती है, वे प्रत्यक्ष हैं। कि जैसे आप प्रकृति में सपोज़ किसी झरने के पास गए, झरने की आपने आकृति देखी, उसकी आवाज़ सुनी, तो उससे आपको अच्छा लगा, तो ये क्या हो गई, आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। तो इस पर कवि जो है अपने भाव आरोप इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। जैसे झरना गिर रहा है तो आपको बहुत सुंदर दिख रहा है ना। लेकिन किस तरह का सुंदर दिख रहा है तो वो आगे देखेंगे अभी। कि तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्त वे कभी कभी किया करते हैं। मतलब तथ्य है, इस पर वे कभी कभी बात करते हैं, कौन, कवि। पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। तो वे बोल रहे हैं कि जब कवि जो है अगर तथ्यों का आरोप करने लग जाए तो वो काव्य के क्षेत्र से वो अलग हट करके वो सूक्ति या सुभाषित वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश न कर दे। यह शुक्ति मात्र है, काव्य नहीं है। यानी कि ये जो अभी हमने पढ़ा कौवा वाला, तो वो सुक्ति मात्र है, काव्य नहीं है। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहाँ वे अलंकार रूप में ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है, छेंकता चला जा रहा है, यानी कि मनुष्य सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाता चले जा रहा है। जैसे
जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाएं? वे यानी कि पशु पक्षी जो हैं वे कहाँ जाएंगे अब? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, यानी कि कुछ पशु पक्षियों को हम बंधक बना लेते हैं, अपने घर में पालते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। जैसे कि आपके गली में कुत्ते, गाय, बिल्ली ये सब रहते हैं, कौवे, तो ये सब छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। जैसे कि सांप देखा मार दिया, चूहा देखा मार दिया। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है। अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्य अनुभूति के अंतर्गत होगी। ये तो हो गए तथ्य, लेकिन इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना यानी इसके पीछे इस जैसे कि जंगल काटकर हमने क्या बनाया? अपने नगर बसा लिए। तो जंगल पहले किनका घर था? पशु पक्षियों का, लेकिन अब वो मनुष्य का घर हो गया है। तो उसके पीछे जो मार्मिक ये व्यंजना हो रही है, ये काव्य अनुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि अब वे बता रहे हैं ये पंक्ति के माध्यम से कि बंदर जो है अगर हमारी कोई चीज़ उठा के ले जाता है और हमें घुड़की देता है तो वो काव्य दृष्टि से हमें कैसा दिखेगा। पंक्ति है, देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह। पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर, क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा यह। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह। फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू, छेकता है जाता हम जाएं कहाँ तू ही कह। यानी कि ये मतलब बंदर जो है बोल रहा है कि क्या जीने पर हमारा अधिकार नहीं है क्या? तुम बताओ कि हम अपना जीवन कैसे मतलब जिए। जो हमारे दानी थे वे भी अब तेरे दास हो गए हैं। यानी कि मनुष्य ने उनको भी अपना गुलाम बना लिया है। जू चिड़ियाघर में देखो, जंगल का राजा शेर भी वहाँ मतलब रहता है, उसको भी मनुष्य ने अपना गुलाम बना लिया है। उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, यानी कि मनुष्य उनकी उदारता भी नहीं सह पा रहा है। तो हमें तुम छेकते जा रहे हो, यानी कि रोकते जा रहे हो, तो हम कहाँ जाएं? अब तुम ही बताओ। ऐसा मनुष्य से वह बंदर कह रहा है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जो उस जो उस वह घटना थी, तो उसमें जो मार्मिक व्यंजना हुई है उसको कविता के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है। यह बात जो है तथ्यों में नहीं कही जा सकती। आगे पढ़ते हैं। पेड़ पौधे, लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं, जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। गूढ़ यानी कि रहस्यमयी। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और म्लानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुकाल में उनके रसोन्माद, उमंग और हास को, प्रबल वात के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। अर्थात शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्रकृति भी अपने कुछ चेष्टाओं के द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की व्यंजना करती है। जैसे कि प्रबल वात के झकोरे उनकी विकलता को, यानी कि जब वात के झकोरे यानी हवा का झोंका जब आता है आंधी में, तो मतलब जब चक्रवात आता है तो हवा का झोंका जो आंधी लेकर के आता है वह उसकी विकलता को दर्शाता है कि वह कितना व्याकुल है। इसी तरह से वर्षा की झड़ी है तो वो उसके हर्ष और उल्लास को दर्शाती है। इस तरह से लेखक कहना चाह रहे हैं, और ये हो गए मार्मिक तथ्य जिनकी काव्य में आवश्यकता पड़ती है, तभी वह काव्य जो है कविता का रूप धारण करता है। हमारे यहाँ के पुराने अंत्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्याख्यान की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं।
कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वटवृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंख मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हांफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। तो ये बता रहे हैं कि जब आप तेज़ धूप में खड़े होते हैं और आपको कोई पेड़ दिख जाता है ना? ये धूप के मैदान में आपको अगर एक वट वृक्ष दिख गया, तो उसके नीचे होती है छाया, तो वहाँ जा कर के आप व्याकुल होकर, धूप से व्याकुल होकर वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर कोई गाय भी बैठी होती है, तो उसी वही वाला दृश्य यहाँ पर वे बता रहे हैं। परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है। अब ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है उस पेड़ को, वो जो वट वृक्ष जो अपनी छाया फैलाए खड़ा हुआ है, उसे कैसे संबोधित करेगा एक कविता के रूप में। तो वह कविता यहाँ दी हुई है। काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धारा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर वह पाया है। सातिसार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, प्रीतिसा पसारे इसे कैसी हरिकाया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। तो यहाँ ये कविता का भाव क्या है? देखिए, पहला जो लाइन है, काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम, द्रुम यानी होता है वृक्ष, पेड़। तो वे बोल रहे हैं कि मतलब कविता में बोला गया है कि काया की न छाया यानी कि वह यह जो छाया पड़ रही है वो केवल वृक्ष के बाहरी स्वरूप की छाया नहीं है, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है। यह वृक्ष के मन में जो भाव है उसका प्रकाश यानी कि उसको दर्शाता हुआ यह छाया है, जो कि हमेशा दूसरों के हित में, मतलब यह वह छाया देता है, फल देता है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धारा अभी। तो इनमें जो वृक्ष में परोपकार की जो भावना है वह पूरी भरी हुई है, जिसमें कोई जिसे अभी पूरा मनुष्य जो है उसे नहीं समझ पाया है। सातिसार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, तो ये जो छाया है आप जो कि शीतलता प्रदान करती है वह धन्य है। वह तुम्हारे प्रीति सा पसारे यानी कि जिस तरह जैसे कि माता का स्नेह होता है वो बच्चे के लिए कैसे तो वो जो प्रीति, पेड़ की जो प्रीति है, पेड़ का जो प्रेम है, तो वो पूरा पसार करके तुम्हारी पूरी काया जो है उसको, मतलब तुम्हारी काया उस पूरे प्रेम को पसारे हुए खड़ी हुई है, इस जो कि जिसकी ये छाया धन्य है। इस छाया के माध्यम से तुम्हारा जो अंदर का प्रेम है वह झलक रहा है, ऐसा उस वृक्ष को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, तो वह मनुष्य से आह्वान कर रहा है कि इस तरु का यानी इस पेड़ का स्वरूप तुम देखो कि वह कितना प्यारा है। देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है, और फिर तुम अपने आप को देखो कि तुम जो है इस वृक्ष को काटते हो उससे, फिर जंगल तुमने कितने सारे काटे हैं, तो वो तुम अपना रूप देखो कि तुमने इतने प्यारे मतलब इतने प्यारे इस तरु को, तो इस तरु का स्वरूप कैसा है और तुम्हारा रूप कैसा है, तुम इसके साथ कैसा बर्ताव करते हो और वो तुम्हारे लिए कैसे बर्ताव करता है। तो उस चीज़ को कवि जो है अपने कविता के माध्यम से यहाँ बता रहा है। आगे लिखते हैं, ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्येतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। यानी कि मनुष्य का क्षेत्र और मनुष्येतर सजीव दृष्टि, यानी कि मनुष्य के इतर भी एक सजीव सृष्टि है, तो उन दोनों की तुलना करते हुए कवि ने वह कविता रची है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है और कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती,
वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ लाता है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो काव्य दृष्टि है, जो कविता करने वाले की दृष्टि है, वो केवल सजीव वस्तुओं तक ही नहीं ठहरती, बल्कि निर्जीव वस्तुओं यानी जिसे हम जड़ कहते हैं, उस तक भी जाती है। जैसे हो गए भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप, गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। यहाँ पर औदार्य का अर्थ है उदारता, है ना। लेखक कह रहे हैं कि जब कड़कड़ाती धूप होती है तो उसके पीछे हमें जो घटा यानी बादल, जब बादल आते हैं तो उसकी स्निग्धता और शीतलता ये भी तो मनुष्य अनुभव करते हैं। इसका अनुभव पशु पक्षी पेड़ पौधे तक को होता है। तो अपने इधर उधर देखने से हम देखते हैं कि जैसे नदी है तो नदी जो है अविराम रूप से या अविरत रूप से लगातार बहती रहती है, और इसी तरह से हमारी जो जीवन धारा है वह भी द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं, अर्थात नदी की उदारता का भी दर्शन हम यहाँ करते हैं। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का, वात विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का, विकीर्ण धन खंड मंडित रश्मि रंजित सांध्य दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का, ताप से तिलमलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्छृंखलता का, बिजली की कपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र हैं। अर्थात लेखक कहना चाह रहे हैं कि कवि तो इन्हें सिर्फ देखने वाले हैं, वे इनकी अनुभूतियों को, सच्ची अनुभूतियों को सिर्फ अनुभव करने देखने वाले हैं, है ना, अपने स्वार्थ भूमि से ऊपर उठकर, है ना। तो जबकि प्रकृति जो है इस रूप में अपने समस्त भावों को उजागर करती है। जैसे कि जब हम पर्वत देखते हैं तो हमें प्रकृति जो है विशाल और भव्य दिखाई देती है। जब उसके मेघ गरजते हैं, है ना, जब चक्रवात में हवा के झोंके आते हैं तो उसकी उग्रता देखते हैं, उसकी उच्छृंखलता हम देखते हैं। ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो उसकी भीषणता का आभास हमें होता है। इस तरह से लेखक कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ अनेक मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती है। अब बता रहे हैं कि जड़ जगत के भीतर, यानी जड़ जगत कौन था? पर्वत, मिट्टी, नदी, है ना। इनके भीतर जो रूप पाए जाते हैं वो किन मार्मिक तथ्यों की व्यंजना करते हैं, वे हम अभी पढ़ने वाले हैं। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले, विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते हैं, वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि नर क्षेत्र यानी मनुष्य, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, वे क्या करते हैं, जब सुख समृद्धि होती है तो आपके आसपास भटकते हैं, जब विपत्ति आती है तो अपने आसपास नहीं भटकते हैं ना। लेकिन जड़ जगत के भीतर क्या है, इसमें भी जब नदी जो है बहती रहती है यानी संपन्न रहती है तो उसके आसपास पक्षी लोग बराबर कलरव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब नदी सूख जाती है तो उनके पास भी कोई नहीं रहता। कोलाहल सुनी खगन के, सरवर जनि अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा, दुर्दिन दे हैं त्यागी। यानी कि जब आप कोलाहल को सुन के, जो पक्षी हैं, खग यानी पक्षी, तो सरोवर यानी कि आपका तालाब, नदी,
इनका कोलाहल सुन करके पक्षी जो है आते हैं, मतलब इसके पास आते हैं। ये सब स्वार्थ के सखा, ये सभी स्वार्थ के मित्र हैं। और जब हमारे बुरे दिन आते हैं, दुर्दिन यानी बुरे दिन, जैसे ही बुरे दिन आते हैं ये हमारा त्याग कर देते हैं। दुर्दिन दे हैं त्यागी तो ये तेरो जब जे है, दुरही ते तजी आस पास को नहीं आए है। तो आप जो है ऐसे लोगों से कोई आस लगाना छोड़ दीजिए, उसका आस लगाने मतलब उम्मीद का त्याग कर दीजिए। आपके पास कोई नहीं आएगा जब आपकी दशा जो है बुरी होगी। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। मतलब जिनके पास ऐसी सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि होती है उनको और ज़्यादा गूढ़ व्यंजना मिल सकती है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। यानी कि जब तक उसके नदी एक बहती रहेगी तब तक उसके आसपास हरियाली और प्रफुल्लता बनी रहेगी और बाकी लोग आते रहेंगे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्च श्रृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्च श्रृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होती है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। अर्थात ये बोल रहे हैं कि जब वर्षा उमड़ती है बहुत, उसमें नदी में बाढ़ आ जाती है ना, वो थोड़े ही समय के लिए होती है, लेकिन उसमें जो है आने वाले समय के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है इस दौरान। उच्च श्रृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और अशक्त पड़ने लगता है और गहरी विपस्ता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसके वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है, पर यह उच्छृंखल वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। ये बता रहे हैं, नदी की तुलना एक मनुष्य के जीवन से कर रहे हैं कि जिस प्रकार नदी के जीवन में सूखा आता है, उसके बाद वर्षा होती है, उसमें बाढ़ मतलब वो उमड़ पड़ती है। तो इसी तरह जीवन भी है, मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है कि बुरी परिस्थितियाँ आती है, फिर उस समय वे अपने शक्ति का संचय करते हैं, फिर नई शक्ति का प्रवाह भी फूट पड़ता है। तो उस समय जो उसकी उच्छृंखलता होती है वो जो है उसका नित्य रूप नहीं है, मतलब हमेशा वो वैसे ही नहीं रहता। ये केवल क्षणिक या थोड़े समय के लिए ही होती है। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि जब हम अपनी काव्य दृष्टि को और विस्तृत करते हैं, है ना, और संपूर्ण जीवन क्षेत्र पर, न कि सिर्फ नर क्षेत्र पर न लगा करके संपूर्ण जीवन क्षेत्र पर, जिसमें जड़ चेतन और संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है, और तब हम जब मार्मिक तथ्य का चयन करते हैं तो हमारी जो दृष्टि है वो और अधिक व्यापक और गंभीर हो जाती है। तब जो हमारा हृदय रहता है वह ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता है जहां पर हम और गंभीर हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, और अनुभूति का जो विषय है वह बदल जाता है, मतलब हमें और उच्च अनुभूति होने लगती है। आगे लिखते हैं, तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हों चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है।
यहाँ पर देखिए आप आलंबन का अर्थ ले सकते हैं किसी सहारे से, या फिर आलंबन का अर्थ जो है, यदि हम रस सिद्धांत में बात करें तो जिसके प्रति हमारी भावना जागृत होती है उसे आलंबन कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जब ऐसे तथ्य, मतलब जैसे किसी के प्रति आपका भाव जागृत हुआ, तो ये हो गया आपका रसात्मक तथ्य। तो रसात्मक तथ्य कैसे उत्पन्न होता है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा। आपकी 5 इंद्रियां हैं ना, सॉरी, हाँ, मतलब 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो आपको अनुभव प्राप्त होता है या जो सामग्री प्राप्त होती है, उससे आपकी भावना या कल्पना जो है जन्म लेती है। फिर उसके बाद योजना होती है। जैसे कि आँख आपकी ज्ञानेंद्रिय है, आँख ने सपोज़ शेर को देख लिया, तो आपको क्या भाव पैदा होगा? डर का। तो डर का भाव पैदा होगा, हो सकता है फिर आप कल्पना करें कि ये शेर कहीं मुझे खा ना ले। तो ये हो गई आपकी कल्पना, अभी शेर ने खाया नहीं है। तो भावना पैदा हुई वो डर की थी, लेकिन आपने कल्पना की उसके आगे की, है ना? तो इस तरह से ज्ञानेंद्रियों द्वारा आपको जो भी सामग्री प्राप्त हो रही है, उससे आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें बनती है। आगे लिखते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जब आपको ज्ञान होगा तभी तो भाव का संचार होगा, यानी कि ज्ञान के बिना भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, ये लेखक कह रहे हैं। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जब मनुष्य आरंभिक रूप में अपने इंद्रियों से ज्ञान को बटोरता था, यानी कि उसकी इंद्रियां उसको जो अनुभव करवाती थी, जो देखता था, जो सुनता था, जो अनुभव करता था, स्पर्श करता था, उससे वह ज्ञान जो है लेता था। फिर जैसे जैसे अंतःकरण का विकास होते गया, यानी उसकी बुद्धि का विकास होते गया, तो वैसे वैसे समय के साथ बुद्धि व्यवसायत्मक उसका ज्ञान होता चला गया। अब वो बुद्धि सोचता है। आगे लिखते हैं, अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अब वो विचार करता है तो अब विस्तृत हो चुका है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था? पहले हम अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेते थे, उसके बाद हमारे मन में भाव उत्पन्न होते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हम विचार कर सकते हैं, अब हम विस्तार से सोच सकते हैं, तो हमारे हृदय का भी तो विस्तार बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। तो लेखक कह रहे हैं कि चूँकि हमारे हृदय का विस्तार बढ़ गया है, इसलिए कवियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब उन्हें उच्च काव्य की रचना करनी पड़ेगी, है ना? और ये जो मार्मिक रूप हैं, जो अब कवि गढ़ने वाले हैं, वे न जाने कितने तथ्य और परिस्थितियों के तह में छिपे होंगे। तो यहाँ पर आपका तीसरा खंड मार्मिक तथ्य इस निबंध का समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर। चौथा खंड का शीर्षक है काव्य और व्यवहार। तो पढ़ते हैं, भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ तर्क वितर्क करके ही हम किसी कार्य को करने के लिए उद्यत नहीं हो जाते, बल्कि जब भी कर्म हम करते हैं उसके तह में, यानी कि उसके पीछे जो भावना होती है या वासना होती है, वो छिपी रहती है।
चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। यानी चाणक्य जब अपनी नीति की सफलता के लिए बहुत ही निष्ठुर काम करते हैं, ऐसा जब हमें दिखाई देता है, तो उस समय वे क्या हैं कि जितने भी जो अच्छे भाव जैसे दया, करुणा जो हमको कमज़ोर कर देते हैं, इन सब से बहुत दूर दिखाई देते हैं। ऐसा हमें बाहर से लगता है। लेकिन आगे वे बोल रहे हैं कि पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। लेकिन यदि हम अपनी थोड़ी सी और अंतर्दृष्टि डालते हैं तो हम पाएंगे कि जो चाणक्य है, चाणक्य कौटिल्य दोनों एक ही है ना, कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है। तो अगर हम इस पर थोड़ी अंतर्दृष्टि डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो चाणक्य इतने निष्ठुर बने बैठे हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए अपना काम इतनी निष्ठुरता से कर रहे हैं, उसके पीछे भी उनके अंतःकरण में कोई रागात्मक खंड है। अब वो रागात्मक खंड क्या है, वो हमें आगे पढ़ के समझ आएगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि नंदवंश के लिए, आपको ये स्टोरी पता होगी, घनानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त की स्टोरी, या तो फिर आप इतिहास में पढ़ेंगे या गूगल करके पढ़ लेंगे, अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेंगी। फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि चाणक्य की प्रतिज्ञा थी कि वे अपनी शिखा को खोल देते हैं और बोलते हैं कि जब तक नंद वंश का सर्वनाश नहीं होगा तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। तो इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए वे काम करते हैं और इतने निष्ठुर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उस निष्ठुरता के पीछे छिपी है उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में मिलने वाली आनंद भावना, कि जब वह प्रतिज्ञा पूर्ण होगी तो वो कितने आनंदित होंगे, वह भावना छिपी हुई है। नंदवंश के प्रति जो उनका क्रोध है, जो उनको बैर है, वो वाली वासना छिपी हुई है। आगे लिखते हैं, अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। यानी कि वे बोल रहे हैं कि चाणक्य जो है जब अपने मिशन पे निकलते हैं तब कई सारे लोग मतलब युद्ध में या फिर उस क्रम में मतलब जनता का सर्वनाश होता है, जनता जो है छिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है। तो उस समय वे लगते हैं कि केवल बुद्धि के कठपुतले हैं वे, उसमें भावना नहीं है। लेकिन उनके अंदर क्या छिपी हुई है, अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा की एक अच्छा साम्राज्य स्थापित होगा, ये भी तो छिपा हुआ है। उनका जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड, ये भी तो हमें दिखाई पड़ता है। या एक किसी खास अन्य जाति से उनके मन में जो विद्वेष है वो भी दिखाई पड़ता है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हैं अभी वर्तमान में चल रहे हैं यूक्रेन रसिया वॉर से, कि वहाँ पर भी तो मनुष्यता का नाश हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है उसके पीछे भी अगर आप अंतर्दृष्टि डालेंगे तो आपको भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। आगे पढ़ते हैं। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या इसके परिणाम की कोई बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होती हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यानी कि आप किसी काम को करने के लिए तभी प्रवृत्त होते हैं जब आपके मन में कुछ उसको लेकर के आवेग हो, कुछ भाव हो, तभी आप उस कर्म को उस उत्तेजना में करेंगे। आप चाहेंगे कि शुद्ध उसमें केवल विवेक काम करे, तो केवल विवेक कर्म को उत्तेजना प्रदान नहीं करती, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं।
अर्थात यदि हमको केवल ये पता हो कि ये काम करना अच्छा है या बुरा है, लाभ है या हानि है, सिर्फ़ इतना जानकर ही हम इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि हमको ये काम करना है। हम कब तैयार होते हैं या कब नहीं होते हैं, जब हमारी बात जो है उसके उसका जो परिणाम है, काम का जो परिणाम होता है, उसमें हमारी भावना कुछ जुड़ी हुई रहती है, जो हमारे अंदर या तो क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा किसी भी प्रकार के भाव का संचार कर देती है और जो कि हमें कि प्रेरित करती है कि तुम वो काम करो या ना करो। आगे लिखते हैं, यदि किसी जनसमुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रति वर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के समय सम्मुख रखे जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त्र क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य कर लेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री का काम है, यानी कि जो केवल ये बता दे कि ये देश जो है आपके देश का धन जो है लेकर के जा रहा है। ये पहली बात हो गई राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री वाली बात, जो सिर्फ तथ्य बता रही है। और पिछले प्रकार का दृश्य जिसमें कि व्यक्ति में भाव उत्पन्न होता है, जिसमें ये भूखे व्यक्तियों का, बच्चों का दृश्य जो दिखाया जाता है और उसके मन में और आपके मन में जो भावना उमड़ती है, तो ये वाला दृश्य जो है, इस भावना को लाना कवि का काम है ना? तो तथ्य उजागर करना है राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्रियों का काम और कवि का काम है आपके मन में उस भावना का संचार करना। अतः यह साधा अ, अतः यह सधारणा की काव्य व्यवहार का बाधक है। उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। इसलिए ये कहना कि काव्य हमारे व्यवहार में बाधा उत्पन्न करता है या अकर्मण्यता उत्पन्न करता है, तो ये वाक्य ठीक नहीं है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्मक्षेत्र का और विस्तार कर देती है। अर्थात शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि कविता जो है, कविता को पढ़कर मनुष्य के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, वह आपको कर्म क्षेत्र में और अधिक उसका विस्तार हो जाता है और आप उस काम को और अधिक अच्छे मन से, तीव्रता से करेंगे। अर्थात कविता जो है आपको कर्म करने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह कविता का काम है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखने के डर से, आत्मगौरव, कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो लोग अपने मन में कविता के द्वारा व्यक्ति के अकर्मण्य होने का भाव लाते हैं, वो इसलिए ला सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि वे व्यक्ति भावुक या सहृदय होते हैं, तभी तो वो काव्य की रचना करते हैं और उनका जो भाव प्रसार का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत हो जाता है कि उसमें जो है वे स्वार्थ वाली जो वृत्तियां हैं वो नहीं रह पाती हैं। तो इस कारण से वे सोचते हैं कि दूसरों को दुख ना हो, दूसरों का मतलब दूसरों को इस बात का बुरा ना लगे, या मैं कुछ कहूँ तो कुल का गौरव जो है उस पर कोई आँच ना आए, जाति के गौरव पर आँच ना आए, या फिर और भी कोई परिस्थितियाँ जिसके कारण वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित में सोचते हैं और अपने लाभ को प्राथमिकता न दे करके अपने ही किसी कर्म से अतत्पर या विरत, यानी कि उसको ना करें तो इस काम को छोड़ ही देते हैं। यदि इससे दूसरों को दुख हो रहा है तो उस कार्य को छोड़ देने की या अतत्परता दिखाने की जो वृत्ति है, इससे लोगों को ऐसा लगता है कि कवि जो है कविता जो है अकर्मण्यता उत्पन्न करती है। आगे लिखते हैं, अतः अर्थागम से हृष्ट स्वकार्य साधियेत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार
ऐसों को कार्यभ्रंशकारी मूर्ख, निरे निठल्ले या खफ्त उल हवास समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्र अनुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलंबनोपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों यह बात नहीं है, पर अथियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि कवि जो कविता करने वाला होता है उसको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित, समाज के हित के बारे में सोचना पड़ता है। तो जब जो कवि होते हैं, और एक होती है कवि की दुनिया जिसमें वे भाव प्रसार वाले होते हैं, फिर आती है जो हमारा यथार्थ दुनिया, जैसे कि इसमें दिया है कि बनिए और दलाल, कचहरी के यानी कि जो वकील, तो ये सब क्या है, तथ्यों पे बात करते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, बोलते हैं ना कि अपने काम से काम रखो, है ना। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जिनका जो मेन उद्देश्य रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है, वो पैसा कमाना ही होता है, उनकी पूरी दृष्टि ही पैसे पर टिकी हुई होती है, तो वे भावना को क्या समझेंगे, वे वो भावना को उतना नहीं समझ पाते। लेकिन कभी समझ पाते हैं, उनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो इन जो पैसे कमाने वाले, जो अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको लगता है कि कवि जो है ऐसे काम करने के लिए तत्पर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कवि जो है अपने स्वार्थ के दायरे से ऊपर उठ करके वह काम करता है। तो इस कारण से यहाँ पर देखिए, जो बनिए, दलाल, वकील ये लोग रहते हैं, वे कवि को क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, निरे निठल्ले समझते हैं, खफ्त उल हवास यानी कि कोई काम ना करने वाला, है ना। असल में खफ्त उल हवास का अर्थ होता है जिनका दिमाग ठिकाने पर ना हो, बोलते हैं ना इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तो इस तरह की। लेकिन शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं कि जिनका जो है अपने लाभ के ध्यान से ऊपर उठ उठ चुके होते हैं, है ना, वे स्वार्थ बुद्धि द्वारा परिचालित नहीं होते। यानी कि कवि जो है अपने स्वार्थ बुद्धि द्वारा परिचालित नहीं होते, उनकी सोच जो है व्यापक होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित हो गए, मतलब संकीर्ण सोच वाले नहीं होते। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि कवियों में जो भाव प्रसार की व्यापकता होती है, वो जो है ऐसे लोगों को, जो लोग धन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, उनको लगता है कि ये लोग मतलब ठीक नहीं है, कुछ काम करते नहीं हैं। इस तरह कवि की बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती है जिनका धन के बारे में सोचने वाले व्यक्तियों के नज़र में कोई अर्थ नहीं होता है, उनको ये सब एक त्रुटि सी जान पड़ती है, ऐसा शुक्ल जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है काव्य और व्यवहार खंड, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले खंड की ओर, मनुष्यता की उच्च भूमि। तो ये वाला खंड जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।